वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। तो हमारे यहाँ पे आपको इग्नू के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के एग्जाम पेपर्स और करंट ईयर के असाइनमेंट सोल्व करवाए जाते हैं और उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसको आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है ना कि आपको कम टाइम में नोट्स वगैरह बनाने की टेंशन नहीं लेनी होती है। हमारे लेक्चर्स देख के, सॉल्यूशंस देख के आप क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 7th और 8th क्वेश्चन 147 के लास्ट ईयर के पेपर की जून सेशन 2024 की सोल्व कर रहे थे। तो 7th और 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है हमारा। द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ Mg2+ ATP कॉम्प्लेक्स। ATP कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हमें Mg2+। तो एक स्ट्रक्चर गिवन है, हमें ये पता करना है कि ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ये गलत है, ये गलत क्यों है और इसका करेक्ट वन हमें फाइंड आउट करना है। सो गाइस, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ हमें, इसको हमें पता करना है कि ये कहां पे गलत है। सबसे पहले देखते हैं ये एटीपी और मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम आयंस और एटीपी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो एटीपी सबसे पहले पता लगाना होता है एटीपी क्या होता है। तो जो एटीपी होता है हमारे पास ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फॉस्फेट के आयंस होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होता है। और एटीपी जो होता है वो एडीपी के अंदर चेंज होता है एंड एनर्जी मिलती है हमें। तो ये एक तरह से एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी के लिए। एनर्जी करेंसी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी जो होता है वो एडीपी में चेंज होकर हमको एनर्जी देता है। देन जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, इस एडीपी के साथ मिलकर दोबारा एटीपी बना देती है। तो एक तरह से एनर्जी करेंसी है, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये ब्रेक डाउन हो गई एडीपी में तो एनर्जी हमें दे देता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एटीपी कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ मतलब ट्राइफॉस्फेट आयन है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एक फॉस्फेट आयन है और 2 फॉस्फेट आयन है, 2 फॉस्फेट आयन दिए हुए, हमें इसको ट्राइफॉस्फेट आयन करना है। तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट आयन यहाँ पे हमारा जुड़ता है, ये एक और फॉस्फेट आयन हमारा जुड़ता है यहाँ पे। एंड जो इसकी मैग्नीशियम की पोजीशन थी वो भी जो थी वो रॉन्ग पोजीशन पे लगा हुआ था। वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम जो 2+ आयन होता है वो बेसिकली इन फॉस्फेट जो ये 2 फॉस्फेट का ग्रुप है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके बीच में ट्रैप रहता है, ये +2 इन दोनों के बीच में ट्रैप रहता है। और ये क्या बनाता है, एक तरह से लिगेंड चिलेटिंग की तरह एक्ट करता है, चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। बेसिकली चिलेटिंग क्या होता है, जो 2 या 3 साइड से कनेक्टेड होता है तो वो एक रिंग लाइक बना देता है। तो ये रिंग लाइक बना रहा है एक, तो इस वजह से इसको बोल देते हैं चिलेटिंग। ये इंटरेक्शन बहुत ही क्रूशियल इंटरेक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एटीपी टू एडीपी आगे एनर्जी सिंथेसिस में इसका जो रोल प्ले होता है आगे एनर्जी बनाने में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है। तो 2 तो ये जो मिस्टेक्स थी हमने इसमें करेक्ट करी है। और एक और यहाँ पे है, देखा जाए तो ये जो हमारा राइबोज शुगर है, इस शुगर में जो यहाँ पे है एक और कार्बन आता है तो CH2 ग्रुप आएगा, तो ये एक और कार्बन आता है, देन ऑक्सीजन के साथ आगे कनेक्टेड होता है। तो ये टोटल एटीपी मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो उसमें कि जो ये मैग्नीशियम की पोजीशन है वो गलत है, यहाँ पे डाइफॉस्फेट दिया हुआ है, हमें ट्राइफॉस्फेट यूज करना है। एंड देन इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो प्लेसमेंट होती है वो ऑक्सीजन के बीच में ट्रैप रहेगा। ये जो इंटरेक्शन होती है बहुत क्रूशियल होती है आगे एटीपी की एनर्जी सिंथेसिस के लिए। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। तो चलेगा इस 7th का बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट 7th का हमें क्या कहता है, what are the 2 kinds of border guards that control the movement of ions across cell membranes। तो ये क्वेश्चन हमें क्या पूछता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अक्रॉस जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें 2 kinds of border guards पता करने हैं। तो 2 मेनली बेसिकली क्या होते हैं कि 2 वो पता करने हैं कि किस तरह से जो है वो मूवमेंट होती है आयंस की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में आयन मूवमेंट कैसे होती है। तो ये हमारी 2 तरह से होती है, हमें 2 पढ़ने हैं तो हम 2 देखते हैं कि एक हमारा होता है आयन चैनल्स और एक हमारा होता है आयन पंप्स। बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारा आयन चैनल्स होता है गाइस, आयन चैनल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो स्ट्रक्चर हमें पता होता है, उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये जब वहां पे अरेंज होते हैं तो बीच में एक पोर्स रह जाते हैं छोटे छोटे। वो पोर्स क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिवली पोर्स होते हैं। सिलेक्टिव पोर्स का क्या मतलब है कि ये सिलेक्ट कर सकते हैं
कि कौन सा जो आयन होता है, कौन सा जो एलिमेंट होता है, कौन सा जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं आएगा। तो वहां पे एक तरह से गेट की तरह एक्ट करते हैं ये जो पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हाईली सिलेक्टिव होते हैं इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू। अब ये जो होता है आयन चैनल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अपने आप ही मूव होता है। अब इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस भी हो सकता है, इसमें ऑस्मोसिस भी हो सकता है, तो दोनों ही केसेस में लगता है। तो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव होता है। ये कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि इसके अंदर क्या होता है ना कि जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन अपने आप ही मूव हो जाता है। आयंस जो होते हैं वो अपने आप ही मूव हो जाते हैं, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये होता है हमारा आयन चैनल्स में। और आयन पंप्स हमारा क्या होता है, बेसिकली आयन पंप्स क्या होता है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती तो इन्हीं पोर्स के थ्रू है, इन्हीं पोर्स के थ्रू ही मूवमेंट होती है। बट इसके अंदर जो मूवमेंट होती है, ये जो मूवमेंट है ये जो होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होती है। ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जो हमारी मूवमेंट है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता गाइस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जो अपने आप ही नेचर के अंदर हो जाए। तो कोई भी चीज है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव नहीं करती है, हाई टू लो ही मूव करती है। तो जब लो टू हाई हमें उसको मूव करवाना होता है तो उसके लिए हमें एक एटीपी, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था एटीपी का स्ट्रक्चर, वही जो एटीपी है उससे हमें एक एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो कि एटीपी प्लस एनर्जी होती है। तो एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस आयंस के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो आयन की मूवमेंट होती है आयन पंप्स के अंदर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल जो हम लिखते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर आता है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो पंप होता है इसके अंदर जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, इसके बारे में हमने बात की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से अगर आपको समझना है तो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, तो उसमें एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, पोर्स ओपन होते हैं और जिसको जो मतलब सिलेक्टिव जो उसको लेना होता है, जो चीज उसको अंदर लेनी होती है, जैसे मान लो ऑक्सीजन बाहर है और अंदर जाना है उसको, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो अपने जो पोर्स होंगे ये ओपन होंगे और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की, क्योंकि हेमोग्लोबिन लेके आया, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं उसको, तो वो लेके आया हुआ उसको। तो पोर्स ओपन होते हैं, वो अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है। क्यों, क्योंकि अंदर सेल के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन बनती है, मतलब हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, तो वो बाहर की तरफ मूव करती है। तो ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही था आपका 7th क्वेश्चन गाइस। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या बोलता है अपना। सो गाइस 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8th क्वेश्चन में कन्वर्जन करनी होती है हमें। एक कंपाउंड दिया है उससे दूसरे कंपाउंड में चेंज करना है, उसमें जितनी भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, कितने स्टेप्स में ये प्रोसीजर पूरा हो रहा है, तो वो सब रिएक्शंस हमें इसमें लिखनी है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल 3-ब्यूटेनोएट, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। सो गाइस इस कन्वर्जन में हम 4 स्टेप्स में इस रिएक्शन को प्रोसीजर करवाएंगे। देन फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में लेंगे तो हमारा जो इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट है ये चेंज होकर हमारे पास किस में आ जाता है, 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड्स के अंदर ये चेंज हो जाता है। नाउ 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड्स के अंदर जब ये चेंज हो जाता है तो सेकंड हमारा प्रोसेस होता है डिकार्बोक्सिलेशन का। डिकार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर डी मतलब रिमूवल एंड कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अंदर हम एसिडिक मीडियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसके अंदर से वो रिमूव करवाते हैं। देन हमारे पास एसीटोन बन जाता है। देन एसीटोन से हम नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन होगी, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा हमारा वो होगा एल्डोल कंडेंसेशन से करवाएंगे। तो जो एसीटोन होंगे उनको 2 एसीटोन को हम क्या करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं, मतलब कंडेंस करवाते हैं, मतलब एक साथ जोड़ते हैं, जिससे डाई एसीटोन एल्कोहल बन जाता है। नाउ देन लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन का होता है। जो हमारा डाई एसीटोन बना हुआ है, डाई एसीटोन एल्कोहल बना हुआ है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते हैं। देन हमारा जो है ना गिवन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो चलिए गाइस एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सो गाइस रिएक्शन देख लेते हैं एक बार इनकी। फर्स्ट हमने बात की थी प्रोसेस में, हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की, वाटर के साथ रिएक्शन की। नाउ हमें स्टार्ट कहां से करना है कन्वर्जन, इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट। इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट हमारे पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये हमारे पास होता है इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट। यहां से अगर हम काउंट करें फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, 3 पे हमारा ऑक्सो ग्रुप है। नाउ इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में, H2O की रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस के अंदर। नाउ यहाँ पे जो है क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो ये जब रिएक्ट होगा तो वाटर जो होगा यहाँ पे OH और H में ब्रेक डाउन होगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक होता है मान लो, तो यहाँ पे OH चला जाएगा इसके साथ एंड इसके साथ H अटैच हो जाता है, तो एक तरफ हमारा क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है C2H5OH, ये हमारा होता है इथेनॉल एंड ऊपर हमारी किसकी प्रिपरेशन हो जाती है, इसके साथ जब हमारा H जुड़ जाता है तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। नाउ ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो 3 ऑक्सो 4 कार्बन है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इन दो चीजों की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस का हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन। नाउ ये जो हमारा है 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, नाउ इसके साथ हम क्या करवाएंगे, ये हमारा क्या जाएगा एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसका हम क्या करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो सेकंड हमारी रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है CO2 रिमूवल हम करवाते हैं, तो यहां पे हम देख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास आया हुआ है 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, यहां पे लिख सकते हैं 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ ये जो हमारा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के जाती है, तो ये अगर ग्रुप हमारा बाहर निकल के चला गया और ये H यहाँ पे फुलफिल हो गया, मतलब वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ज्वाइन हो गया, तो ये हमारा ग्रुप बन जाता है एसीटोन। तो ये हमारे पास ग्रुप बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास होता है एसीटोन एंड प्रिपरेशन हमारी किसकी हो जाती है CO2 की, CO2 रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे पास क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन हमने देख ली है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाउ जो हमारे पास एसीटोन बना है, नाउ जो हमारे पास एसीटोन बना है, ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, कंडेंस होके दो एसीटोन के ग्रुप कंडेंस होके क्या बनाते हैं हमारे डाई एसीटोन एल्कोहल बना लेते हैं। तो थर्ड जब हम देखते हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो जो ग्रुप होते हैं किसके, एसीटोन के जो दो ग्रुप होते हैं, ये हमारे पास एसीटोन है, ये हमारे कंडेंस होते हैं और डाई एसीटोन एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। डाई एसीटोन एल्कोहल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये एल्कोहल ग्रुप है। नाउ ये हमारे पास होता है, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन के आता है, ये दो जो आपस में फ्यूज होंगे, कंडेंस होंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है। ये हमारे पास होता है डाई एसीटोन एल्कोहल। नाउ जो ये हमारा स्ट्रक्चर है डाई एसीटोन एल्कोहल का, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है और हमारे पास जो हमारा गिवन जो हमें बनाना था, जो हमारे पास प्रोडक्ट हमें प्रिपेयर करना था कन्वर्जन में, वो हमारे पास बन के आ जाता है। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार गाइस, इस रिएक्शन को मिटा लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। सो फोर्थ रिएक्शन हमारी है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखते हैं, ये जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ है डाई एसीटोन एल्कोहल, इसको देख लेते हैं एक बार। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं। तो KMnO4 की प्रेजेंस में ये क्या होता है, हमारे पास चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। यही हमें प्रिपेयर करना था। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, 1 पे भी है और 4 पे भी है। तो ये हमारे पास हो जाता है COOH CH2 COOH, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पर भी ओइक एसिड है एंड फर्स्ट पर भी ओइक एसिड है, तो डाइओइक एसिड हो जाता है 1,2-ब्यूटेन और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इसकी हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसका नाम बेसिकली क्या है, यही होता है इसका नाम।
तो ये हमारा था बेसिकली 8th क्वेश्चन, जिसके अंदर कन्वर्जन पूछी हुई थी। ये जो है हमने पहले टॉपिक में पढ़ भी रखा है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट के बारे में, इसकी एक दो नेम रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर इसको आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप वहां जाके इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है, बेसिकली एक्टिव मीथेन ग्रुप के अंदर इसका पार्ट आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं 9th 10th क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।